देखिए इसको आप बिहार का इलेक्शन अब काफी जटिल हो गया है। जटिल हो गया है क्या कि एक तरफ उन्होंने करीब करीब जो आंकड़े बताते हैं, मतलब जो योगेंद्र को मैं कोट कर रहा हूं कि 8 करोड़ 22 लाख लोगों को मतदाता होना चाहिए था, उसमें से सिर्फ 7 करोड़ 42 लाख मतदाता बने। मैं बाकी आंकड़ों में नहीं जा रहा कि क्या क्या गड़बड़ियां पाई गई हैं। वो मतलब कि 10% जो है, करीब करीब 9.7% या 9.3% मतदाता गायब हो गए हैं जो एलिजिबल वोटर्स हैं। ये हाईएस्ट है पूरे कंट्री में, अभी तक इतना नहीं। इस सवाल को आज सुप्रीम कोर्ट में जब बात हुई तो योगेंद्र ने भी, चिदम्बरम ने भी इस मुद्दे को उठाया उसके सामने। तो ये मतदाता कौन है, अब आप इसमें डिटेल मत जाइए। उसमें सबसे ज्यादा जो है महिला मतदाताएं गायब पाई गई हैं। उसके हिसाब से, जो आंकड़े के हिसाब से बताया है, मतलब साइंटिफिक बातें कर रहा हूं मैं, वो हेरा फेरी वाली बात नहीं है। तो वो साइंटिफिक बात में सबसे ज्यादा महिला मतदाताओं को निकाला गया है। और मुसलमान मतदाता जो है वो 10% अपनी जो उसकी आबादी है उससे ज्यादा उसको निकाला गया है। ये निकालने का है, जोड़ने का छोड़ दीजिए। जो उनका मतदाता जैसे 16% है उनकी, जो उनकी आबादी बिहार में, तो मुस्लिम मतदाताओं को जो निकालने का दर है वो है 25%, 24 या 25, करीब करीब 10% उनका ज्यादा है। मतलब वो 6 लाख मुसलमान ज्यादा निकाल दिए गए हैं अपनी आबादी के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या है, और अगर आप फिर इसको और डिकोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कंस्टिट्यूएंसी निकाले गए हैं उसमें कुछ जेडीयू के कंस्टिट्यूएंसी जैसे महिला मतदाता है, अभी तक उसको ये मानकर चलना चाहिए वो नीतीश कुमार के सपोर्टर्स हैं, उनको निकाला गया है। कुछ मुसलमानों को ज्यादा बड़ी संख्या में निकाला गया है, और जो पिछड़े और ये में जो आरजेडी समर्थक समुदाय है उनको निकाला गया। ये ऐसा मोटा आप एक राजनीतिक इसका अर्थ निकाल सकते हैं इन आंकड़ों का। तो चुनाव आयोग ने एक और इंडिकेट कर दिया है कि चुनाव आयोग अपने तरीके से लड़ेगा, मतलब चुनाव आयोग भी चुनाव लड़ेगा, ये उसने बता दिया है। अभी तक ये था कि चुनाव आयोग चुनाव नहीं लड़ता था, चुनाव आयोग अंपायरिंग करता था, चुनाव का रेफरी था। अब है कि चुनाव आयोग खुद एक पार्टी है जो चुनाव लड़ रहा है। किसके खिलाफ? जो भारतीय संविधान है उसके खिलाफ, भारतीय अदालतें हैं उसके खिलाफ, भारत की जो के मतदाता है। सबसे बड़ा है कि वो चुनाव आयोग मतदाताओं के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि उसने जो है जो बयान, आप उसके जो स्टेटमेंट्स आप पढ़िए, आप उससे आपको पता चल जाएगा अंतर। ज्ञानेश कुमार क्या कह रहे हैं? ज्ञानेश कुमार ने को पूछा गया कि आप बताइए कि जो ये है खर्च की सीमा है, उस खर्च की सीमा से अधिक खर्च को रोकने के लिए आपने क्या किया? उसने कहा हमने राजस्व अधिकारी बहाल कर दिया। उससे पूछा गया कि नाम कट गए हैं और गलत नाम काट दिए गए हैं, उसके लिए क्या करेंगे? कहा कि आप और आपने कहा था घुसपैठिया ये इमिग्रेंट्स हैं, अवैध नागरिक है, उनका आपने क्या किया? तो उसका क्या जवाब दिया? कहा कि वो डीएम के पास वो लिस्ट लीजिए। वो चुनाव आयोग जो है आपको बोल रहा है डीएम के पास जाओ, ये के जाओ, हम नहीं रोकेंगे। जो आप बिहार में, आपने सही कहा, बिहार में थैली का मुंह खोल दिया गया है। प्रशांत किशोर लंबे समय से कोई मतलब अगर दूसरा आदमी अगर इतने ये करता तो इनकम टैक्स का रेट उसके यहाँ होना ही था। 2 साल से वो आदमी जितना खर्च कर रहा है, आप इमेजिन करिए कि कर्नाटक में, तेलंगाना में जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के और जो दूसरी पार्टियों को, उनके घर जो है ईडी और इनकम टैक्स का रेड हो रहा था कि भाई आपके पास पैसा कहां से आया। ये आदमी जो ना पब्लिक सर्वेंट है, ना कोई प्राइवेट कंपनी कह रहा है कि हम, वो भी कह रहा है कि नहीं चलाते हैं, कोई काम नहीं कर रहा है, और वो लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है। ईडी और सीबीआई का कहीं पता नहीं है। ये सीबीआई तो छोड़ दीजिए, वो तो बात की बात है। मैं कह रहा हूँ कि ईडी और कम से कम इनकम टैक्स को तो आना चाहिए कि भाई ये जो है गाड़ी लेके घूम रहे हो, कौन पैसा दिया, कहां से लाया? लोग एक दूसरे सवाल कर रहे हैं कि ये इतना करोड़ है, उसका वो जवाब दे रहा है। लोग नहीं, संस्थाएं, वो कहाँ है? तो बिहार में खुला खेल फर्रुखाबादी। फिर मैं माफी चाहूंगा अरुण जी से, उनका मैं जरा भी फर्रुखाबाद के लिए मेरे मन में
कोई असम्मान नहीं है, ऐसा मत मानकर चलिए। लेकिन लेकिन वो खुला खेल फर्रुखाबादी ही है कि ये जो है तो एकदम चल रहा है, चलने देगा। तो न पैसे पर रोक रही है। अब लास्ट पॉइंट जो आपने सवाल किया है एनडीए के मामले में, मैं आपसे एकदम असहमत हूं। एनडीए में चिराग पासवान या जीतन राम मांझी, ये में से कोई विद्रोह करने वाला नहीं है, कोई नहीं करेगा। ये सब लाइन पर आ रहे पहले से है। ये सब पोस्चरिंग चल रही है, जितनी सीटें मिल जाए, नहीं मिले तो भी चलेगा। वो तो जीतन राम मांझी का तो स्टेटमेंट है कि मैं तो मेरा सीट भी बीजेपी नहीं छोड़ूंगा, बीजेपी नहीं छोड़ूंगा, कहा है उन्होंने, कहा वो बीजेपी नहीं, उसने कहा है क्या कि मैं तो सिपाही की तरह काम करूंगा जी, और वो जो है एनडीए को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। और वो रश्मि रथी जो है दिनकर की उसकी कविताएं पाठ कर रहे हैं, और रश्मि रथी में दूसरा चीज है, लेकिन अनिल सर उसको उल्टा कर रहे हैं। हाँ, अनिल सर, राजनीति में जो कहा जाता है कई बार उससे बहुत उलट चीजें देखते हैं। नहीं, ये आप लिख के ले लीजिए। मैं आपको मतलब अगर आप कहें तो मैं लिख कर सच में देने के लिए तैयार हूं। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, तीनों में से कोई विद्रोह करने वाला नहीं है। एक अगर कोई डाउटफुल कैरेक्टर है जो इधर से उधर जा सकता है, वो मुकेश सहनी है, जो कि अभी है महागठबंधन में। वो कभी भी एनडीए भी जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं है, सारा है। मैं थोड़ी मैं ना इत्तेफाकी जताते हुए सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्षमा चाहते हुए, कि जो ड्राइविंग सीट पर बैठना ही पसंद करते हैं, उनके बारे में एक लाइन कर दीजिए, जिनको आप कहा करते हैं कि वो जो दल बदलू या क्या क्या उनके आयाराम गयाराम क्या करेंगे वो बताइए। यस, मैं यही पूछ रहा हूँ। नीतीश कुमार के लिए सीधा सीधा सवाल है कि उनकी भी बहुत सारी चीजें हैं, वो खामोश बैठे हैं। अंतिम टिप्पणी आपकी करिए, फिर मैं आगे। नहीं, आप एक बात जान लीजिए कि नीतीश कुमार अभी एक कहता है कि जो अब मतलब आप, मैं कोई महाभारत का उदाहरण नहीं दूंगा जिसमें कि मतलब कई तरह के सवाल उठ सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की स्थिति वही है, कुछ नहीं। वो न देख पा रहे हैं न कुछ सुन पा रहे हैं, उनकी स्थिति वही है। और वो इस स्थिति में वो क्या करेंगे? उनके लोग कुछ, अब अच्छा उनके पास ऐसे लोग भी नहीं है जो उनके लिए कुछ करे। अब अभी जैसे है संजय झा है, वो बीजेपी का आदमी है, वो हरिवंश है, वो तो है नहीं रहा है उस तरह से पॉलिटिक्स में, वो बाकायदा पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। उनके मतलब हरिवंश को कोई अभी बहुत बड़ी भूमिका देख नहीं रहा हूं मैं, लेकिन ऐसे सारे जो दिग्गज जिसको आप कहेंगे जो नीतीश जी के प्रोडक्ट है, जो बड़े पदों पर है, उसमें से कोई जो है एक्टिव मतलब कुछ उनके लिए करने वाला है। और अगर बेइज्जती होगी जेडीयू के लिए, इसके लिए खड़ा होगा जो उसकी लीडरशिप, लेकिन उसका वोटर है। ये अगर कोई समझ रहा है कि नीतीश कुमार को ये कर दिया है, मतलब निष्कासित कर दिया है बिहार के चुनाव से, ये मैं एकदम असहमत हूँ। नीतीश कुमार बिना कुछ कहे हुए भी एक बड़ी वोट संख्या को प्रभावित करते हैं। उनको सिर्फ खड़ा कर देने से उनका काम चल जाएगा। ये जरूर है, अब वो ऐड नहीं कर पाएंगे। वो कोई नए मतलब नया मतदाता जैसे कि युवा है या इसको आकर्षित नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका एक वर्ग है जो अभी भी उसकी एक बड़ी संख्या उनके साथ है, जिसमें कि महिलाओं का वोट कटा है। तो आप समझिए कि उनका ये भी बीजेपी का मतलब उसने कोशिश की है कि उनको थोड़ा साइज में ही रखा जाए, क्योंकि ये आदमी कभी भी दिक्कत दे सकता है, ऐसा उनको लग रहा है। ये पक्का है। अनिल सर, इसमें देखिए, मैंने जो आपको पहले चरण में बात की थी, पहले चरण की ही बात करूंगा। मैं दूसरा तो ये कहूंगी, शायद मायावती तो खुद कहते हैं ना कि अपने हाथ तो ताबूत में अंतिम की ढोकली, ऐसा लगता है जो आज का आने, जो उत्कर्ष सिन्हा साहब ने भी कहा है चीजों को कि, और हम रिलेवेंसी नहीं मान रहा था, लेकिन जो ये मूव्स हैं, ये मूव्स में बात तो होनी चाहिए। अनिल सर, वहां जो पेचेस फंसे हुए हैं, ठीक है कि नहीं जाएंगे जीतन राम मांझी, कोई विकल्प नहीं है, नहीं जाएंगे चिराग पासवान, कहीं उनकी अपनी नसें दबी हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक में आज की तारीख में कांग्रेस का परिदृश्य बहुत उल्टा है, पिछले चुनाव की तुलना में आज बहुत उलट है। और पिछली बार ये हुआ था कि उनको सीटों को लेकर जैसा हुआ था कि बड़ी टफ सीटें दी गई थी, तो वहां क्या परिदृश्य बनने वाला है, क्या देख पा रहे हैं? वहां भी चल तो रही है और वहां भी विकल्प किसी के पास कुछ नहीं है, तो सब पर आपकी अपनी राय, अनिल सिन्हा साहब। देखिए, ये जो चिराग पासवान और इन लोगों की बात कर रहे हैं आप, इनका तो क्लियर मामला है। मैं तो आपको बता ही चुका हूं कि ये इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। वहां आपको महाराष्ट्र फार्मूला याद है कि नहीं मालूम नहीं। महाराष्ट्र फार्मूला में एक भाई जो है
शिवसेना के टिकट से लड़ा, मतलब एक नाथ शिंदे की, और दूसरा भाई बीजेपी में, जी और पिताजी उसके नारायण राणे जो है वो है बीजेपी में। जी। तो ये ऐसा ही फॉर्मूला यहाँ भी होगा कि चिराग पासवान का कोई बंदा जो है बीजेपी के टिकट पर लड़ेगा, और कुछ कुछ उनको कहेगा कि ठीक है आप 5 लोगों को दे दो, आप मतलब 5 सीट आपको दिया, लेकिन 5 उम्मीदवार हमारे रहेंगे। ये महाराष्ट्र में फार्मूला बन चुका था, बकायदा ओपन करके उन्होंने किया था। तो यही फार्मूला, जैसे 15 सीट मांग रहे हैं मांझी, मांझी को वो लोग 10 सीट देने वाले हैं, तो 10 सीट उनको दे देंगे और कहेंगे कि 5 सीट और आप अपने मतदाता को बताइए कि 15 सीट आपको मिला है, और बीजेपी का कैंडिडेट रहेगा, एनडीए के रूप में वो चुनाव लड़ेगा, और वो आदमी रहेगा बीजेपी का। तो ये यही फार्मूला हमको लग रहा है महाराष्ट्र वहां चिराग पासवान के साथ भी होगा। चिराग पासवान को जितनी सीटें देनी है उतनी सीटें उनको देंगे, अब बाकी सीटें बीजेपी का कैंडिडेट बोरो करके वो लड़ेंगे। तो ये तो हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। मुझको प्रॉब्लम कहाँ दिख रही है कि जेडीयू और बीजेपी में सीटों को बंटवारा लेके प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि जेडीयू को जिस तरह से वो चाहती है ये करना, मतलब दबाना चाहती है, लोकसभा चुनाव के का रिजल्ट देख को लेकर के जेडीयू का दावे बढ़ा है, वो करेगी, ज्यादा करेगा जेडीयू, और बीजेपी उसको देने के लिए तैयार नहीं होगी। वहां सीटों का, एक्चुअल सीट के नंबर को लेकर के उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कि सीटों के कंपोजिशन, मतलब बंटवारे का जो ये होगा, स्वरूप होगा, कि सीटें कौन सी जाएंगी उसको लेकर के वहां हो सकता है। क्योंकि जहां पर आरजेडी उनके कंटेस्ट में था, जेडीयू के, जहां पर बीजेपी के सामने कांग्रेस थी, ये जो सारी सीटें हैं, जो हारी हुई सीटें हैं, उस पर किसके कैंडिडेट कहां पर हो वो लेकर के होगा। तो वहां फंसेगा पेच भी कहीं, तो जेडीयू और बीजेपी के बीच में ही है। ये जो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी है, उनका कोई ज्यादा कुछ नहीं है। अब मामला आया इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन के मामले में मैं आपको बताऊं कि ये जो स्ट्राइक रेट, ये है मीडिया, गोदी मीडिया का इन्वेंशन। स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा सीपीआईएमएल का है, बीजेपी ये बोलता ही नहीं है। ये गोदी में आप जो रिपोर्ट सब देखेंगे, सब रिपोर्ट में कहेगा स्ट्राइक रेट जीतन राम मांझी का 60% था। अरे जीतन राम मांझी का कुछ नहीं था उसके सामने, वो 80% से ज्यादा, 90% 80 या 90% सीपीआईएमएल का था जी। सीट कम थी, और वो लोगों ने वो सीट मांगी ही नहीं जो सीट पर वो नहीं लड़ सकते थे, तो उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा था। तो क्या ये क्या कहते हैं आरजेडी वाले या कोई बाकी लोग उसको देंगे क्या? और सही कहा, प्रशांत किशोर का सब का इंटरव्यू चल रहा है, दीपंकर भट्टाचार्य का क्यों नहीं इंटरव्यू चल रहा है? उसके 12 एमएलए हैं, अभी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर उसको कहिए तो सीपीआईएमएल वहां पर 50,000 और 40,000 की रैली कर सकती है। प्रशांत किशोर पूरी ताकत लगा देगा तो भी नहीं कर सकते। तो ये जो है ये गोदी मीडिया का इन्वेंशन है। कांग्रेस को स्ट्राइक रेट के हिसाब से नहीं अब टिकट दे सकते। कांग्रेस को टिकट पहले जिस सीटें दी थी वो हारने वाली ही सीटें थी, इस बार उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस इस बार राहुल गांधी एक फैक्टर है। और ये बात तेजस्वी, मतलब लालू जी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनका माइंड सेट पहले से है बंधा हुआ, लेकिन तेजस्वी को ये स्वीकार करना होगा। और तेजस्वी ने, हमको लग रहा है कि बहुत बड़ी चाल चल दी है। पिछले बार भी ये बिहार में नौकरी का इशू जो है वो सही बताया कि लद्दाख में काम कर रहा है। अब लद्दाख में नहीं, मैं आपको मतलब बिहार की जो पीड़ा है, जो उसका दर्द है, वो मैं आपको रखता हूँ। 80s में बीएम तारकुंडे के साथ में कहीं किसी ये में था कमिटी में, तो उन्होंने मुझको अलग से बुला के कहा कि अनिल, मैं नागालैंड पीस मिशन के लिए नागालैंड में था, और कहा नागालैंड में कहीं, मतलब वो ऐसा इलाका था जहां पर कि सेना भी नहीं घुस सकती थी, लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रोड बना रही थी। तो उन्होंने कहा कि वहां मैंने भोजपुरी में, मतलब कुछ लगा कि हिंदी जैसा कुछ बोल रहा है, तो मुझको लगा कि ये लोग, वो लोग घूम रहे थे अंदर के इलाके में जहाँ की नागालैंड का के जो ये नागा पार्टी है उनका चलता था, मतलब ये का इंसर्जेंट्स का। तो वो बोला कि वहां पर रोड बनाने के काम में कोई जाना नहीं चाहता था। बिहार के लोग जो है
वो नागालैंड में रोड बना रहे थे, 70s की बात मैं बता रहा हूँ, 80s की बात। और वो जो है बना रहे थे, तो मैं दंग रह गया। मैं गया उनसे, पूछा कि तुम लोग कहाँ के हो, तो वही बताया उन्होंने कि वो बिहार के सहरसा या मधुबनी या कहाँ के हैं, और कहा क्या कि और या आरा के मतलब मैं कहा कि मैं दंग रह गया कि जो कहीं न कश्मीर में जो मारे गए मजदूर वो कौन लोग थे, बिहार के मजदूर मारे गए, जो एकदम इलाके जहां कोई काम नहीं कर सकता है। यहाँ भी जो खदान में जहां पर कि एकदम नीचे उतरना है, वहां नहीं लोकल लोग जाते हैं, वहां जहां पे डर जाता है जाने में, बिहार का मजदूर वहां भी उतर जाता है, चाहे एवरेस्ट पर चढ़ना हो, चाहे समुद्र में जाना हो, चाहे पाताल में जाना हो। तो ये वो नौकरी वाली बात करके तेजस्वी ने जो बिहार का जो ये है नब्ज है, उस पर उसने उंगली रखी।